हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के फर्स्ट स्टार्टअप यूनिकॉर्न के बारे में और इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट पब्लिक इशू के बारे में। आज हम बात करने वाले पेटीएम के डीआरएचपी और साथ ही साथ पेमेंट सिस्टम को पूरी तरीके से समझेंगे, पेटीएम के पूरे बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में आईपीओ के थ्रू या आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो आपको ये कंपलसरी है कि आप उसकी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लें, ताकि आपको जो आने वाले समय में जब चीज़ें चेंज होती जाए तो आपको समझ में आए कि कंपनी असली में सही परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है और उसको किस तरीके से देखना होता है। हर बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू अलग तरीके का होता है और पेटीएम जो है उसने पूरी तरीके से डिजिटल पेमेंट सिस्टम को चेंज कर दिया था जब इन्होंने लॉन्च किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से पेटीएम ने ये चीज़ें की और साथ ही साथ उनका जो रेवेन्यू सिस्टम है वो किस तरीके से फ्लो होता है। इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल इकोसिस्टम बनाने वाला पेटीएम के पास 33 करोड़ कंज्यूमर्स हैं, साथ ही साथ उसके पास 2 करोड़ से ज़्यादा मर्चेंट यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। और ये सबसे ज़्यादा बड़ा, अगर हम एक रेड सील की रिपोर्ट देखें तो ये सबसे लार्जेस्ट सप्लायर हैं डिजिटल इकोसिस्टम के। तो ये टू साइडेड टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते, टू साइडेड इकोसिस्टम पे काम करते हैं, जिसमें एक तरफ कंज्यूमर इंटरफेस है और एक तरफ हमारा मर्चेंट इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखाई देता है। इसके अलावा इनके पास सर्विसेज की बात करें तो 2 अहम सर्विसेज यहाँ पर निकल के आती है, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली अगर सर्विसेज की बात करें तो पेमेंट सर्विसेज यहाँ पर आती है, जो इंडिया का इनको लार्जेस्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाते हैं। जिसमें अगर हम जीएमवी, जो इनका एक लीड इंडिकेटर होता है, जीएमवी मतलब होता है ग्रोस मर्चेंटाइल वैल्यू, मतलब कि इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू कितने प्रोडक्ट यहाँ पर सेल किए जा रहे हैं और उसका जो वॉल्यूम होता है वो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके बोला जाता है ग्रोस मर्चेंटाइल वैल्यू। और वो अगर हम देखें तो करीबन करीबन 4033 बिलियन रुपीज़ का यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 21 में यहाँ पर इनका पूरा टोटल निकल के आता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें टोटल तो 5.9 बिलियन मर्चेंटाइल ट्रांजेक्शन यहाँ पर इस साल इनके थ्रू किए गए हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये नंबर काफ़ी बड़ा है। और साथ ही साथ ये जो पेमेंट सर्विसेज वाला जो प्लेटफॉर्म जो इन्होंने प्रोवाइड किया है वो इंडिया का लार्जेस्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म है, जो रेड सील की रिपोर्ट के यहाँ पर निकल के आता है। रेड सील एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है जिसके थ्रू ये पूरी रिपोर्ट बनी गई है। और ये पूरा जो आपको डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ वो डीआरएचपी के थ्रू दिखा रहा हूँ, जो कंपनी ने फाइल किया है सेबी के यहाँ। और साथ ही साथ यहाँ पर हर नंबर पर ट्रस्ट किया जा सकता है। दूसरी तरीके की जो सर्विस है वो है कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज। कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज में यहाँ पर आते हैं ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, फूड डिलीवरी, राइड हेलिंग के जितने भी इनके अदर प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज के नाम से जाने जाते हैं। और अगर उसके टोटल अगर हम ग्रोस मर्चेंटाइल वैल्यू की बात की जाए तो वहाँ पर 1,42,230 मिलियन रुपीज़ का, मतलब कि आपको मैं बता दूं 14,223 करोड़ रुपए का यहाँ पर ट्रांजेक्शन किए गए, मतलब टोटल ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यू भी उसकी ये थी, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर 21 में घट के मात्र 4,244 करोड़ हो गए। क्योंकि जो कोरोना का जो लॉकडाउन के बाद जो फूड डिलीवरी वाले जो थोड़े वो कम हो गए, उसके बाद ट्रैवल एंटरटेनमेंट में भी यहाँ पर पूरी तरीके से पूरी इकोनॉमी ठप थी। और साथ ही साथ राइड हेलिंग और ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर कम हो रही थी, जिसके कारण इनकी जो फाइनेंशियल ईयर 21 में जो कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज है वहाँ से रेवेन्यू काफ़ी कम होती हुई नजर आती है। इसके अलावा जो मेन और कोर इनका जो दूसरा बिजनेस आता है उसमें आता है कंपनी के पास फाइनेंशियल सर्विसेज के काफ़ी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, जिसको हम और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। जिसमें यहाँ पे कंपनी ने टोटल 2.6 मिलियन लोन, मतलब कि 26 लाख लोन यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू यहाँ पर डिजिटल लेंडिंग हो गए, मोबाइल बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट के यहाँ पर किए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी के टोटल बिजनेस मॉडल की तो रेवेन्यू कंपनी का आता है पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से। इसमें यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर पूरा तरीके का निकल के आता है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि पूरा जो ये वीडियो है थोड़ा सा लंबा होगा, बट आपको अगर असली में बिजनेस समझना है तो आपको हमेशा डीआरएचपी पढ़ना चाहिए, और मैंने उसको पूरा हाईलाइट करके आपके सामने ओपन किया है। और अगर आपको वीडियो में आपको थोड़ा सा बोर लग सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको अगर नहीं समझ में आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। बट आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस धंधे में लगा रहे हैं, अगर हम दुकान भी करते हैं तो हमारे को ये समझना ज़्यादा जरूरी होता है कि हम दुकान में बिजनेस क्या करने वाले हैं, कैसे उसकी प्रोसेस होगी। उसी तरह से अगर आप किसी आईपीओ में लगाते हैं, किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि हम जिस बिजनेस में बेट कर रहे हैं क्या वो असली में उसके वैल्यू के लायक है या नहीं। तो आपको वो चीज़ें बिल्कुल डीपली अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो अगर हम आ जाते हैं पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में किस तरीके से कंपनी पैसा कमाती है, तो इसमें क्या करते हैं, ये मर्चेंट जो ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें हम स्वाइप वाला जो पीओएस का जो सिस्टम होता है, जिसमें पेमेंट ऑफ सिस्टम का जो सिस्टम होता है, तो ये मर्चेंट जो भी इनकी सिस्टम यूज करता है उससे यहाँ पे ट्रांजेक्शन फीस लेते हैं।
जितना भी उनके वहाँ पर टर्नओवर होता है, उसके बाद ये कंज्यूमर से कन्वीनियंस फीस लेते हैं बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स में। इसके अलावा कंपनी पेमेंट पेटीएम का साउंड बॉक्स और पीओएस की मशीन्स भी आती है, वहाँ पर सब्सक्रिप्शन फीस लिया जाता है जितना भी प्रोडक्ट वहाँ पर यूज़ किया जाता है उस बेसिस पे। तो ये 3 तरीके से यहाँ पर रेवेन्यू फ्लो होता हुआ नजर आता है। ये नहीं है कि जितना भी पेमेंट आ रहा है वो पेटीएम का है, आपको ये समझना होगा कि वहाँ पर केवल एक कमीशन होगा जो ही पेटीएम का एक रेवेन्यू बनता है। इसके अलावा और कोई सा भी जो चीज़ है वो सारी जो रेवेन्यू है वो किसी दूसरे पार्टी की होती है। इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन के बीच में जो जितना भी इनका मार्जिन होता है कि अगर 100 रुपये पे अगर इन्होंने चार्ज किया कि हम 1% यहाँ पर ट्रांजेक्शन फीस लगाएंगे तो इनको 1 रुपया मिलता है, जबकि 99 दूसरे जो बंदे को आप पेमेंट कर रहे हैं उसके पास जाता है। इसके अलावा अगर हम लेंडिंग बिजनेस की बात करें तो कंपनी के पास लेंडिंग बिजनेस भी है, जिसमें कंपनी के पास यहाँ पर आता है कि जो सोर्सिंग फीस है वो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो जिनके साथ ये पार्टनरशिप किए हुए हैं वहाँ से उनको सोर्सिंग फीस मिलता है, जिसमें जितना भी लोन का अमाउंट होता है डिस्पर्जल का उसका एक परसेंटेज इनको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा अगर कोई पेमेंट कलेक्शन ये करते हैं तो पेमेंट कलेक्शन में इनको कलेक्शन फीस के नाम पर परसेंटेज ऑफ द लोन अमाउंट मिलता है जितना ये कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट कार्ड भी करती है और उसमें भी यहाँ पर कंपनी को एक अपफ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन फी पर कार्ड यहाँ पर मिल जाता है। कंपनी इसी के अलावा लेंडिंग प्रोडक्ट्स तो ये हो गए, इसके अलावा कंपनी कलेक्शन सर्विसेज भी मैंने बता दी, क्रेडिट कार्ड भी बता दिया। अब आते हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे भी कंपनी जितना टोटल प्रीमियम का परसेंटेज होता है जो इनको मिलता है। और ये हो गई टोटल 4 बिजनेसेज जो कॉमर्स एंड मैंने आपको बताया था पहले कि कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज के अलावा जो कंपनी फाइनेंशियल एज ए फाइनेंशियल सर्विसेज देती है वो यहाँ पर इस तरीके से निकल के आता है। इसके अलावा कंपनी के पास अभी एक और नया सेगमेंट इन्होंने 2020 में ओपन किया जिसको इक्विटी ब्रोकिंग बिजनेस, जिसमें हमने पेटीएम मनी देखा था जिसमें म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी ब्रोकिंग बिजनेस स्टार्ट किए, जिसमें वो कंपनी कंज्यूमर से फीस चार्ज करती है जिसमें अपफ्रंट अमाउंट होता है जैसे ओपनिंग फीस हो गया, ट्रांजेक्शन फीस डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजेक्शन टाइप कितना वॉल्यूम हो रहा है, और एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस भी शामिल है। इसके अलावा टोटल अगर हम पेटीएम मनी के फंड फ्लो की बात करें तो यहाँ पर ब्रोकरेज अकाउंट्स होते हैं जिसमें ये जितना ट्रांजेक्शन आप करता है बंदा उसके हिसाब से चार्ज किया जाता है। तो ये हो गए टोटल 4 चीज़ें जिसमें पेटीएम मनी आ गया, लोन आ गया, लेंडिंग बिजनेस आ गया, क्रेडिट कार्ड आ गया, कलेक्शन फीस आ गई। अब आ जाते हैं हम एक और नए सेगमेंट में जिसमें है आती है कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज एज ए पोस्ट पेड 2.0 सर्विसेज और पर्सनल लोन की। वो भी यहाँ पर रिसेंटली 2020 में लॉन्च की गई है और उससे भी यहाँ पर अभी थोड़ा सा रेवेन्यू आता है, बट ओवर अ पीरियड कंपनी बता रही है कि जिस तरीके से ग्रोथ उन्होंने देखी है पिछले साल में एज अ ट्रांजेक्शन वो यहाँ पर आने वाले समय में और बढ़ती हुई नजर आएगी। दूसरा जो सेगमेंट जो मैंने बताया था कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज का, वो काफ़ी बड़ा और नीश सेगमेंट है जिसके थ्रू यहाँ पर ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, टिकटिंग और अदर कमर्शियल बिजनेसेस लाइक कन्वीनियंस फीस और जहाँ से चार्ज की जाती है वो यहाँ पर आता है। और उसमें डिपेंड करता है कि कितनी ट्रांजेक्शन वैल्यू कंपनी यहाँ पर डिराइव करती है और उसी के बेसिस पे कंपनी को यहाँ पर पैसा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी का ये तो हो गया पूरा रेवेन्यू सेगमेंट जहाँ से कंपनी को पैसा मिलता है, बट हमको ये भी देखना पड़ेगा कि क्योंकि कंपनी को सब बोल रहे हैं कि लॉस मेकिंग कंपनी है, बट असली पैसा खर्च कहाँ हो रहा है वो भी हमारे को देखना समझना जरूरी है। तो अब आ जाते हैं हम एक्सपेंस टाइप में। तो एक्सपेंस टाइप में अगर हम देखें तो कंपनी के टोटल 5 या 6 एक्सपेंस है जो हमको सबसे इंपॉर्टेंट समझने हैं। इसमें आता है पहला पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस, दूसरा आता है मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सॉफ्टवेयर एंड डेटा सेंटर, डेप्रिशिएशन, फाइनेंस कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो मेजर पार्ट कवर करते हैं वो है पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस, क्योंकि कंपनी का पूरा जो मॉडल है वो फाइनेंशियल सिस्टम पे बेस्ड है और पूरा जो काम है सारा कुछ पैसों का लेन देन से रिलेटेड काम है, क्योंकि इसमें सारा कुछ पेमेंट प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है। तो कंपनी का जो मेन एक्सपेंस है वो है पेमेंट प्रोसेसिंग का, जिसमें नंबर और साइज ऑफ ट्रांजेक्शन पर डिपेंड करता है और नेटवर्क जिसके थ्रू ये ट्रांजेक्ट करते हैं उसका यहाँ पर फीस लगाया जाता है। बट कंपनी बता रही है कि जिस तरह कंपनी ने एक्सप्लेन किया है कि कंपनी आने वाले यहाँ पर जो पिछले जो 2 साल पहले कंपनी को 1% टोटल जो ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यू जितना ट्रांजेक्शन ये प्रोसेस करते थे उतना एक्सपेंस करना पड़ता था, वो अब 0.5% हो गया है, क्योंकि जो इनके वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तो जो इनके सपोर्ट सिस्टम है, जो इनके बैंक्स हैं जिनके थ्रू ये प्रोसेस करते हैं, वहाँ से यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो कम होता जा रहा है और उसके चलते कंपनी की जो कंपनी के जो एक्सपेंस है वो ये इस फ्रंट में यहाँ पे थोड़े से कम हुए हैं। साथ ही साथ दूसरी चीज़ बताऊँ कि मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस की, तो मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस आपने सुना होगा कि जब कंपनी ने लॉन्च किया था और काफ़ी बड़े लेवल पे जब नोटबंदी भी हुई तब भी हमने देखा था कि मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंस बहुत ही भारी मात्रा में किए गए थे, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांड मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप, कैशबैक, पेटीएम पॉइंट्स, अभी भी पेटीएम के अगर आप देखते हैं फर्स्ट गेम्स और इनमें काफ़ी तरह के इंसेंटिव प्रोग्राम चलते हैं जिसमें कैशबैक भी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें हैं
जो मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंस में आती है। इसके अलावा कंपनी का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू है जो एम्प्लॉय बेनिफिट के, बहुत बड़ा जो चंक ऑफ एक्सपेंस है वो एम्प्लॉय बेनिफिट के वहाँ जाता है, क्योंकि काफ़ी लार्जेस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कंपनी यहाँ पर टेक्नोलॉजी टीम पे, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट में करती है। सॉफ्टवेयर, क्लाउड, डेटा सेंटर में भी यहाँ पर अमाउंट इन्वॉल्व है, बट दैट इज़ नॉट टू मच। और इसके अलावा कंपनी एक्सपेंसेस, बोरोइंग जो इन्होंने लोकल लेवल पे ली हुई है, जो लीज लाइबिलिटी की बोरोइंग्स है और जो इनके फाइनेंस चार्जेस है जो एज ए एक्सपेंस जाते हैं, वो भी इसमें यहाँ पर लगते हैं। अगर हम बात करते हैं कंपनी के टोटल अदर देन दिस फैक्टर की जो मार्केट में दिख रहे हैं, क्योंकि ये देखो इबिटा और आपको वो सब तो सब बताएंगे, बट कंपनी इसको किस तरीके से देखती है, तो कंपनी ने कुछ यहाँ पर फैक्टराइज निकाला है। जैसे ग्रोस मर्चेंटाइल वैल्यू मैंने आपको बताया था, ग्रोस मर्चेंट वैल्यू है जो एक की फैक्टर है जो आपको इंडेस और एएस जो वाली जो कंपनीज होती है जिन पे एप्लीकेबल होता है वो उनको दिखाना जरूरी नहीं है, बट जो जिस तरीके का ट्रांजेक्शन है, जैसे अगर हमने अगर हमारी जोमेटो की वीडियो देखी होगी तो जिस तरीके की अभी पेमेंट और प्लेटफॉर्म वाली जो कंपनी आ रही है उनमें ग्रोस मर्चेंट वैल्यू देखना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि उसी के थ्रू यहाँ पर रेवेन्यू डिराइव होता हुआ नजर आता है। और वहां पर देखना होता है कि क्या यहाँ पर असली में ग्रोथ दिखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है। और अगर हम देखते हैं कि कंपनी की ग्रोस मर्चेंटाइल वैल्यू आप देख सकते हैं Q3 फाइनेंशियल ईयर 20 से, ये चार्ट आपके सामने है और चार्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी ने यहाँ पर डबल हो चुका है। Q3 फाइनेंशियल ईयर 20 से अगर हम Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 तक आए तो 814 बिलियन रुपीज़ के यहाँ पर ट्रांजेक्शन प्रोसेस हुआ करते थे, जो बढ़कर 1469 बिलियन रुपीज़ के हो चुके हैं। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट है और उतना प्रोसेसिंग पावर रखना और इतना बड़ा ट्रांजेक्शन का फ्लो को मेंटेन करना काफ़ी बड़ी चीज़ है। वहीं अगर हम बात करते हैं कंपनी के पास कितने मंथली ट्रांजेक्शन यूज़र हैं, जो यूनिक यूजर्स ऐड होते हुए नजर आते हैं, तो ड्यूरिंग द क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2021 में जिस तरीके से कोरोना वायरस में यहाँ पर जो है थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, बट उसके बाद से वापस से फ्लो बनता हुआ नजर आया। और Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें तो 9,719 रुपीज़ का यहाँ पर है जो ग्रोस मर्चेंटाइल वैल्यू पर मंथ यहाँ पर निकल के आता है एक मंथली ट्रांजेक्शन यूजर के थ्रू जो नया बंदा यहाँ पर ज्वाइन होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कंपनी के नंबर ऑफ कंज्यूमर्स और कंज्यूमर्स के अलावा कंपनी के नए नए जो मर्चेंट्स हैं वो कितने यहाँ पर ऐड होते हैं, तो मोबाइल टॉपअप्स, मनी ट्रांसफर, ऑनलाइन इन स्टोर पेमेंट, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल टिकट्स, ऑनलाइन गेमिंग, मिनी एप्स के थ्रू कंपनी ने काफ़ी लार्जेस्ट इकोसिस्टम बनाया है इंडिया में। सुपर ऐप की रेस में भी देखें तो कंपनी काफ़ी आगे नज़र आती है, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी पेमेंट सिस्टम प्रोसेसिंग है। इसके अलावा कंपनी ने लैंडिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, ब्रोकिंग, इस तरीके की कई चीज़ें ऑलरेडी करी हुई है, एस्टेब्लिश्ड है। अगर हम देखें दूसरी कोई कंपनी में, अगर हम टाटा की भी बात करें या हम रिलायंस की भी बात करें, तो काफ़ी एज कम्पेयर टू पेटीएम दे आर लेगिंग बिहाइंड, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना बड़ा इकोसिस्टम नहीं है जितना पेमेंट पेटीएम ऑलरेडी लेके चल रहा है। और ये काफ़ी काबिल तारीफ काम किया है पेटीएम ने कि कंपनी के जो एवरेज यूजर्स हैं वो यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम एवरेज एमटीयू की बात करें मिलियंस में, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रोथ की है कंपनी ने पिछले Q3 फाइनेंशियल ईयर 20 से Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 तक 39.3 मिलियन से बढ़कर 50.4 मंथली ट्रांजेक्शन पर यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मर्चेंट की, तो करीबन 2 करोड़ मर्चेंट्स हैं जो कंपनी के पास रजिस्टर्ड है, जो मार्च 19 में 1 करोड़ हुआ करते थे, जो अभी डबल हो चुके हैं। तो पिछले अगर हम 2 सालों की बात करें तो काफ़ी ग्रोथ दी है पूरे सेगमेंट ने, पेमेंट प्रोसेसिंग के सिस्टम ने। और यूपीआई आने के बाद जो कंपनी का जो नीश सेगमेंट है जहाँ से वैलेट से कंपनी ग्रोथ कर रही थी, बट वो चेंज होके अभी कंपनी ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में, और इसके अलावा अदर देन दिस प्रोडक्ट क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग यहाँ पर कर रही है, जिसमें कंपनी की कॉमर्स की जो दूसरी जो बिजनेस है वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं कंपनी की टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड ऑन पेटीएम प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, बट कंपनी बता रही है कि ओवरऑल अगर हम पूरी इंडस्ट्री की बात करें, कॉमर्स जीएमवी जो कंपनी ने लिया है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट शामिल हैं, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के, तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा होल्ड आया है और 55% का फ्लो वहाँ पर भी देखने को मिला है और इवेंट में 88% का डिक्लाइन देखने को मिला। बट ऑलरेडी कंपनी का जो अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं 60-70% के लमसम का फॉल हमको देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। बट अब सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो चुकी है और अब यहाँ से काफ़ी बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। अगर बात करते हैं एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफरिंग की, काफ़ी बड़ा ट्रांजेक्शन वॉल्यूम यहाँ पर कंपनी ने जनरेट किया है। पेटीएम पोस्टपेड और पर्सनल लोन में और स्टॉक ब्रोकिंग में भी कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और वहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल लोन डिस्बर्समेंट की बात करें तो Q3 फाइनेंशियल ईयर 20 से Q4 फाइनेंशियल ईयर 21 तक कंपनी ने करीबन 13,000 लोन यहाँ पर डिस्पर्स किया था Q3 फाइनेंशियल ईयर 20 में, जो बढ़कर अगर हम देखें तो 13,81,000
लोन, मतलब कि करीबन 13 लाख लोन ऑलरेडी कंपनी डिस्पर्स कर चुकी है। तो यहाँ पर भी काफ़ी तगड़ी ग्रोथ आप देख सकते हैं कंपनी ने दी है। कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी के पेटीएम जो पेमेंट प्रोसेसिंग फीस जो सबसे मेन कंपनी का जो फैक्टर हुआ करता था वो लगातार गिरता जा रहा है। अगर हम देखें फिजिकल ईयर 19 में 1% हुआ करता था, जो अभी क्योंकि कंपनी के जो वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा है तो वो 0.5% हो चुका है। वहीं अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग और प्रमोशनल एक्सपेंसेस की, जो कंपनी के बहुत ज़्यादा हुआ करते थे और जिसके कारण कंपनी लॉसेज में दिखाई देती थी और अभी भी लॉसेज में है, बट स्टिल कंपनी के जो मार्केटिंग प्रमोशनल एक्सपेंस है वो काफ़ी डिक्लाइन हो चुके हैं और 105% हुआ करते थे। कभी कभी रेवेन्यू से भी ज़्यादा कंपनी ने मार्केटिंग एंड प्रमोशन एक्सपेंस किए हुए थे। 105% आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 19 में, जो गिरकर अभी 19% हो चुके हैं। और उसी के कारण अगर हम देखेंगे तो जो कंपनी का एक सेगमेंट है जिससे वो जीएमवी के थ्रू कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट निकालते हैं, वहां पर कंपनी अभी पॉजिटिव आ चुकी है, मतलब कि वहां पे कंपनी ने अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी शो की है। और वो कैसे की शो की है वो अभी वीडियो के आपको अभी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर 19 में 61.8% का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ करता था, जो अब बढ़ के 12.9%, मतलब करीबन 13% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट दिखाया है। और कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये एक प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन नहीं है, ये है कि हमारे जो वेरिएबल एक्सपेंस कितने लगते हैं उसके बाद अगर मतलब कि हमारा रेवेन्यू टोटल कितना हुआ और उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमने कितने वेरिएबल एक्सपेंस लगाए हैं, मतलब कि जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो रेवेन्यू करने के लिए जरूरी है, तो वो वेरिएबल एक्सपेंस को अगर हम हटा दें तो कितना कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट आता है, उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट। जबकि अगर हम उसमें से फिक्स्ड एक्सपेंस भी निकाल दें, मतलब कि रेंट एज ए फिक्स एक्सपेंस और बहुत सारी चीज़ें होती है जो फिक्स हमारे को लगनी ही है, जो हमारे सॉफ्टवेयर के एक्सपेंस है वो लगने ही है, उनको अगर हम हटा देते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर प्रॉफिट आ चुका है, जो आपने यहाँ पर देखा। और ये सिर्फ क्या हुआ है कि कंपनी ने जो मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस जो मार्केट कैप्चर करने के लिए दिए थे वो यहाँ पर गिर चुके हैं और उसके थ्रू यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट आया है। और अगर सही तरीके से कंपनी ने यहाँ पर मेंटेन किया तो आने वाले समय में कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी भी शो कर देगी और काफ़ी जल्दी ये प्रॉफिटेबिलिटी शो करेगी, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रेंथ इन्होंने यहाँ पर दिखाई है अपने फाइनेंशियल्स में वो आप काबिल तारीफ है। प्रमोशनल कैशबैक अगर इंसेंटिव की बात करें तो जो दो 2,793 लाख रुपए के, मतलब कि करीबन 27 करोड़ रुपए के जो यहाँ पर कंपनी ने एक्सपेंस किए थे फाइनेंशियल ईयर 2019 में, जो घट के अब मात्र आप देख सकते हैं करीबन 0.23 करोड़ के ही किए हैं। तो ये जो मेन जो पार्ट था वो यहाँ से कंपनी का काफ़ी कम हुआ है प्रमोशनल कैशबैक इंसेंटिव का। और ये क्या सारी चीज़ें मिलियंस में, इसके कारण थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, बोलने में बार बार उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। इसलिए कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट आप देख सकते हैं किस तरह से कैलकुलेट किया है। तो कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट कंपनी का था, उसके बाद कंपनी किस तरीके से कैलकुलेट करती है, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जितनी सेल्स कंपनी करती है, उसके अलावा पेमेंट प्रोसेसिंग चार्ज जो कंपनी का मेन खर्चा होता है, आप देख सकते हैं उसमें भी गिरावट देखने को मिली। बट ट्रांजेक्शन के जो वॉल्यूम्स हैं वो यहाँ पर बढ़ते गए, जिस कारण जो पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। वहीं प्रमोशनल कैशबैक की बात करें तो वहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा फॉल, यहाँ पे करीबन 90% का फॉल आपको देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा कनेक्ट फीस ये ज़्यादा, इनमें कुछ ज़्यादा एक्सपेंस है भी नहीं। तो कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,625 मिलियन रुपीज़ का, मतलब करीबन 362 लाख और 3.6 करोड़ का कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट है, जो आने वाले टाइम में अब आपको इंप्रूवमेंट और देता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी के मेन फैक्टर्स हैं जो कंपनी को हमारे को देखने चाहिए। अब आ जाते हैं कंपनी के क्रिटिकल अकाउंटिंग। अगर हम सेगमेंट को देखें तो कंपनी का जो मेन जो धंधा है वो कंपनी ने बताया कि कंपनी का जो मेन धंधा है वो एजेंसी का धंधा है। कंपनी एजेंट के थ्रू, मतलब एजेंसी की तरह काम करती है। कमीशन इनकम कंपनी का मेन यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम निकल के आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कंपनी बहुत सारे दूसरे काम भी करती है, जैसे मैंने आपको बताया कॉमर्स एंड जीएमवी के, और वहाँ से कंपनी का बहुत बड़ा चंक ऑफ मनी निकल के आता है। अब कुछ फिजिकल के अगर हम फाइनेंशियल्स आपको सामने पेश करें तो अगर हम देख सकते हैं आपकी इनकम का जो मेन सोर्स था, जो पहले पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ करता था, जैसे आज से 52% आता था और कॉमर्स से आता था 47, तो लगभग लगभग बराबर थे, जो अभी बढ़कर पेमेंट प्रोसेसिंग में आप 75% से यहाँ पे कमा रहे हैं और 25% यहाँ पर कॉमर्स एंड जीएमवी है। तो ये कॉमर्स एंड जीएमवी, कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज है जो यहाँ पे कम हुई है, क्योंकि उसका मेन सोर्स है, मेन कारण है कोविड-19, जिसके कारण की जो इवेंट टिकटिंग की जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे काफ़ी होल्ड देखने को मिला, और ये आने वाले समय में काफ़ी ग्रोथ यहाँ पर दे सकती है। और आपको यहाँ पर बताऊँ कि यहाँ पर नेक टू नेक हुआ करता था 50%,
पिछले 2020 में भी कम हुआ है और 2021 में तो आप देख सकते हैं 75% और 25% रह चुका है। तो यहाँ पर और अच्छी ग्रोथ आपको आने वाले समय में देखने को मिल जाती है। तो 20,000 अगर हम मान के पकड़ के चलते हैं कि यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है कोविड 19 अगर खत्म होने के बाद, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डबल ग्रोथ का पोटेंशियल है कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज का, जो मुझे यहाँ पर देखने को समझ में आता है। इसके अलावा अगर मेन बात हूँ एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस में यहाँ पर सबसे बड़ी गिरावट है वो मार्केटिंग एंड प्रमोशनल में देखने को मिली, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, जो 5.5% हुआ करता था, जो गिरकर 19% हो चुका है। और उसके कारण आप देख सकते हैं टोटल जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी कम हो चुके हैं। और उसके चलते अगर हम देखें तो टोटल कंपनी का जो लॉस है वो काफ़ी कम हुआ है, और वो कंपनी को आने वाले समय में यहाँ पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी शो कर पाएगा, जिस तरीके से कंपनी ने अभी जो अपने एक्सपेंसेस को कम किया है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि कंपनी अपने रेवेन्यू है उनको तो बढ़ाई जा रही है, और वहाँ पर अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की, तो मेन अब एक्सपेंस बचा है वो है कंपनी का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जो 42% कवर करता है, और पेमेंट प्रोसेसिंग चार्ज। तो प्रोसेसिंग चार्ज को हम वैसे भी खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा रहेगा। उसका जो जो ग्राफ है वो ऐसे भी नीचे जाता जा रहा है, बट वॉल्यूम बढ़ने के कारण वो स्टेगनेंट लेवल पे आ चुका है। बट वहीं अगर हम बात करें मार्केटिंग एक्सपेंस जैसे वो कम किया जा सकता है, वो कंपनी ने कम किया है, और वो उसी कारण कंपनी आज एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे फाइनेंशियल्स पे खड़ी है। अगर हम कंपनी के कुछ प्रीवियस जर्नी की बात करें, तो कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो पेटीएम की 2009 के करीब हुई थी, जिसमें कंपनी ने 2012 में पेमेंट गेटवे की सर्विसेज स्टार्ट की। 2014 में कंपनी ने अपना पेटीएम वॉलेट लॉन्च किया था, और उसके बाद से आप देखें कि कंपनी ने किस तरीके से अपनी ग्रोथ किया। 2015 में क्यूआर कोड मूवी टिकटिंग, फिर फ्लाइट टिकटिंग, फिर उसके बाद कंपनी ने पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च किया, गोल्ड, फास्टैग, इवेंट टिकटिंग, फिर पेटीएम मनी, पोस्टपेड, पेटीएम गेम्स 2018 में। उसके बाद 2019 में साउंड बॉक्स आया, 2020 में ऑल इन वन क्यूआर, ऑल इन वन गेटवे, और एंड्रॉइड पीओएस सिस्टम, डेरिवेटिव, एफएनओ, और साथ ही साथ इक्विटी ट्रेडिंग जैसे नए नए यहाँ पर लॉन्च किए, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस सेगमेंट। तो काफ़ी काफ़ी ग्रोथ कंपनी की रही है। बट अब यहाँ से किस तरीके की ग्रोथ इन सेगमेंट्स में देखने को मिलेगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सर्विसेज हैं जो 2018, 2019 और 2021 में लॉन्च की गई, उनसे जो रेवेन्यू है उसका जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। और अगर इन सर्विसेज से देखा जाए तो इनकी जो ग्रोथ है वो अभी हम देखें तो काफ़ी तेज़ है, और अब जब ये सर्विसेज भी इसमें एड ऑन करती हुई नजर आएगी, तो ये काफ़ी पॉजिटिव होगा कंपनी के ग्रोथ के लिए, कंपनी के फ्यूचर के लिए। अब अगर हम कंपनी के बिजनेस में कुछ रिस्क की बात करें, क्योंकि हर चीज़ पॉजिटिव नहीं होती है, तो हम कुछ अगर रिस्क की बात करें, तो रिस्क में पहली जो रिस्क आती है कंपनी के रेगुलेशंस में जो कंपनी उलझी हुई है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर पेमेंट प्रोसेसिंग का काम करती है, साथ ही साथ कंपनी इसके अलावा इक्विटी का भी काम करती है, इक्विटी डेरिवेटिव्स और इन सब चीज़ों का जो पेटीएम मनी के थ्रू करती है, म्यूचुअल फंड्स का भी काम करती है। इसके अलावा कंपनी इंश्योरेंस की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, तो आईआरडीए, तो इन सभी में, और बैंकिंग का भी काम करती है, पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो भी काम करती है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक में जो आरबीआई के रेगुलेशन लगते हैं, तो इतने सारे जो रेगुलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस हैं जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं, और इसमें अगर कुछ भी चूक होती है तो यहाँ पर कंपनी के एक बड़े सेगमेंट में रिस्क, बहुत बड़ी रिस्क यहाँ पर आ सकती है। तो एक रिस्क तो ये हुई। दूसरी चीज़ है कि कंपनी में काफ़ी इन्फ्लुएंस है जो ऑल टाइम चाइनीज़ पीपल का रहा है, और अगर कुछ भी ऐसा होता है जो इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ पर जो संबंध है, अगर उसमें थोड़ी सी भी फेरबदल होती है तो वो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क का विषय बन सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि कंपनी कंपनी में जो रेगुलेशन लगते हैं उसमें क्या है कि कंपनी अभी भी अपना ई कॉमर्स का जो पेटीएम मॉल है वो चलाती है, बट कंपनी का जो आरबीआई की लेटेस्ट गाइडलाइंस आई है उसके हिसाब से कंपनी जो ई कॉमर्स वाला जो प्लेटफॉर्म है उसको कंपनी को सेपरेट करना पड़ेगा। उसके लिए ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें दी हुई नहीं है, तो वो आई थिंक उसको ऑलरेडी कंपनी ने सेपरेट कर दिया है। बाकी जो कंपनी जो पेमेंट एग्रीगेटर सर्विसेज हैं वो ई कॉमर्स के साथ अब यहाँ पर नहीं चला सकती है। आरबीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि आप अगर पेमेंट एग्रीगेटर है तो आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को आपको दोनों को मर्ज नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ें जो देखनी होगी वो आगे आने वाले समय में हमारे को देखना होगा कि किस तरीके से कंपनी करती है। और साथ ही साथ कंपनी का जो 50% से ज़्यादा रेवेन्यू है जो फाइनेंशियल असेट से आता है, और फाइनेंशियल असेट से अगर कोई भी कंपनी का 50% ज़्यादा रेवेन्यू आता है तो आपको एक एनबीएफसी का आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। वो अभी तक कंपनी ने नहीं लिया, और वो काफ़ी डिस्कशन में है, और वो काफ़ी डिस्क्रिशनरी है। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि वो आने वाले टाइम में किस तरीके से फैक्टराइज होता है, और आरबीआई उसमें किस तरह का गाइडेंस देती है, और कंपनी की उसमें बात भी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी बड़ी रिस्क है, और कंपनी के बड़े बड़े सेगमेंट्स को यहाँ पर अफेक्ट कर सकती है। और कंपनी के जो पार्टनरशिप है बहुत, जैसे अगर हम राइड हेलिंग की बात करें तो कंपनी ने अलग कंपनी से यहाँ पे टाइप किया हुआ है, कंपनी ने इंश्योरेंस के लिए अलग कंपनी से टाइप किया हुआ है, जो पर्सनल लेंडिंग है तो कंपनी ने सब हर जगह टाइप किया हुआ है। अगर वो
टाई अप अगर टूटता है तो यहाँ पर कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं जो रिस्क फैक्टर बन सकती है, क्योंकि कंपनी का बहुत सारा रेवेन्यू है जो दूसरी कंपनी पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर हम जैसे पेमेंट प्रोसेसिंग की बात करें तो कंपनी का बहुत सारी चीज़ें जो दूसरे बैंक्स पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि वो अगर कंपनी के साथ यहाँ पर जो है वो ट्रांजेक्शन्स अगर वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है तो वहाँ पर कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी रिस्क हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो हमेशा एजेंट रहा है। तो वहाँ पर काफ़ी बड़ी रिस्क है, जो रिस्क फैक्टर है जो कंपनी को पीछे कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूपीआई में, तो यूपीआई में अगर आप देखें तो यूपीआई में दो बड़े की पहले गूगल पे और फ़ोन पे ने काफ़ी बड़ी ग्रोथ की है, जो पेटीएम उसमें पीछे रह गया। और उसके चलते भी यहाँ पर अगर हम बात करें यूपीआई जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है ओवर द, अगर हम क्वार्टर्स, अगर मंथली ट्रांजेक्शन क्वार्टरली ट्रांजेक्शन की बात करें तो वो लगातार हाई टच करते जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ईजी है और काफ़ी सिंपल है। तो उसके बाद यूपीआई में क्या होता है कि यूपीआई में जो अर्निंग पोटेंशियल है एज ए एग्रीगेटर वो काफ़ी कम हो जाता है। और पेटीएम अगर हम देखें तो गूगल पे और फ़ोन पे में यूपीआई के मामले में काफ़ी पीछे थर्ड नंबर पे आता है, और वहाँ पर जो है वहाँ पर भी थोड़ी सी आपको रिस्क नज़र आती है। तो इंडिया के लार्जेस्ट आईपीओ इशू की अगर हम कुछ डिटेल्स और जीएमपी के बारे में भी अब हम बात कर लेते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। 8 से 10 नवंबर में आईपीओ ओपन होगा और फिर 10 नवंबर को आईपीओ क्लोज होने वाला है। 18,300 करोड़ का है, जिसमें से 8,300 करोड़ फ्रेश इशू है, 10,000 करोड़ ऑलरेडी लोग छोड़कर जा रहे हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा है जो नेगेटिव फैक्टर माना जाता है कि 10,000 करोड़ है जो ऑलरेडी कंपनी है जो ऑफर फॉर सेल के थ्रू यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं, और 8,300 करोड़ है वो यहाँ पर फ्रेश इशू है। तो फ्रेश इशू में अगर हम 8,300 करोड़ की बात करें तो प्राइस बैंड यहाँ पर है जो 2080 से 2150 का है, जो अपर प्राइस बैंड है। और रिटेल कोटा मात्र यहाँ पर 10% का है, मतलब कि 1830 करोड़ का यहाँ पर हम मान सकते हैं। और 1830 करोड़ में 10% यहाँ पर लोगों को मिलेगा। और उसमें अगर हम बात करें टोटल आपको 6 शेयर्स आपको यहाँ पर अप्लाई करने को मिलेंगे। और अगर हम जीएमपी की लेटेस्ट जीएमपी की बात करें तो जीएमपी यहाँ पर करीबन अभी चल रहा है 150 का, मतलब कि करीबन 7 से 8% का यहाँ पर अभी है जो प्रीमियम चल रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ओवरऑल मेरा मानना है कि अगर ये जीएमपी मेंटेन रहता है और अगर उसमें कुछ ज़्यादा भी उतार चढ़ाव होता है तो करीबन 7 से 15% का लिस्टिंग पे गेन यहाँ पर आपको संभव है। मतलब कि करीबन 200 से 300 रुपये यहाँ पर आपको लिस्टिंग डे पे 150 से आप कह सकते हैं 150 से 300 रुपये यहाँ पे आपको लिस्टिंग डे पे लिस्टिंग गेन यहाँ पर आपको मिल सकता है। बट अब आपको देखना होगा कि क्या आप इसमें एज ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर लिस्टिंग गेम कमाने के लिए जा रहे हैं या फिर आपको लॉन्ग टर्म है। तो अगर एक शॉर्ट टर्म और आप केवल लिस्टिंग गेन के लिए हैं तो मेरा मानना है कि अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए केवल 7 से 15% के लिए जा रहे हैं तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। सिंपल फर्स्ट थिंग, अगर आप एक शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, बट एज ए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप अगर इसमें प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई थिंक पेटीएम कैन बी द पार्ट ऑफ योर गेम, क्योंकि पेटीएम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको अगर हम देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। और साथ ही साथ इनकी जो रेवेन्यू है वो काफ़ी तरीके से यहाँ पर डिराइव होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी कि कंपनी के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है इन ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ सेगमेंटल ग्रोथ। और उनमें अभी धीरे धीरे जो सर्विसेज है जो चालू हुई है, और कोविड-19 के बाद काफ़ी चीज़ों में होल्ड आ गया था जो अब वापस से सर्वाइव होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से मार्केटिंग एक्सपेंस पे होल्ड आया है, आई थिंक अगले 2 या 3 सालों में अगर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी शो करती है, कंपनी क्रॉस सेल और अपसेल करते हुए और नए सेगमेंट में उतरती है, क्योंकि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है इस इशू के पीछे वो भी यही है कि कंपनी नए सेगमेंट्स में और इनोवेशन करे और नए नए प्रोडक्ट्स यहाँ पर लेकर आए। तो आई थिंक पेटीएम कैन बी योर लॉन्ग टर्म बेट फॉर 3 to 5 ईयर्स। आई डोंट से कि 1 साल के लिए, क्योंकि देखो वैल्यूएशंस अगर हम बात करें तो वैल्यूएशंस के मामले में थोड़ा हाई वैल्यूएशन रहेगा, क्योंकि स्टार्टअप में ऑलरेडी कंपनी को पैसा ही उस वैल्यूएशन के, अभी अगर हम बात करते हैं एंजल और ग्रो की, तो ग्रो का जो टोटल वैल्यूएशन अभी चल रहा है एज ए स्टार्टअप वो ऑलरेडी मार्केट कैप ऑफ एंजल ब्रोकिंग जो कि एक एस्टेब्लिश प्लेयर है काफ़ी टाइम से है उसको ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। जबकि ग्रो के पास इतना सेगमेंट्स नहीं है, उनके पास इतने लोग भी नहीं है, बट स्टिल दे आर मेकिंग मोर देन एंजल ब्रोकिंग जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है। तो आपको ये समझना होगा कि जो स्टार्टअप के जो आईपीओ आते हैं, जैसे नायका की बात करें और इन दूसरे कंपनीज की भी बात करें, तो वहाँ पर हमेशा ही ये रहेगा। और उसमें अगर आप एज ए लॉन्ग टर्म बेट सोचेंगे और आपको लगता है कि हाँ यार ये जो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हाँ इनमें पोटेंशियल है, जैसे मैंने बताया आपको लेंडिंग बिजनेस है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग है, और ट्रेडिंग है, तो उन सब में अगर यहाँ पर ग्रोथ होगी तो कंपनी ऑलरेडी ग्रो करेगी। और कंपनी एज ए सुपर ऐप भी खुद को इंट्रोड्यूस करना चाह रही है, तो वो उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और 3 से 5 साल में आई थिंक अगर कंपनी खुद को एक पोटेंशियल कैंडिडेट साबित कर पाती है तो आई थिंक यहाँ पर काफ़ी अच्छी और तगड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। विजय शेखर शर्मा आई थिंक इज अ विजनरी और
आई थिंक दे ही कैन क्रिएट वैल्यू इफ़ यू आर थिंकिंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो दिस इज वीडियो। अगर आप वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और मेरा मेन पूरा जो पूरा मकसद था पेटीएम की वीडियो के पीछे वो था कि बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको इसी तरह की पेटीएम की और दूसरी कंपनीज की बिजनेस अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो हमारी और दूसरी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। टेक्सटाइल मिल्स पे एक रीसेंट वीडियो आने वाली है जिसमें हमने टेक्सटाइल बिजनेस को समझाया, तो आपको उसको चेकआउट करना ना भूलें। केपीआर मिल्स और दूसरे टेक्सटाइल बिजनेस पे भी ऑलरेडी वीडियोस आ चुके हैं, तो उनको भी चेकआउट करें। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, काफ़ी टाइम लगता है तो आप इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।